हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का ये दूसरा लेक्चर है जो कि बायोम एवं जैवमंडल से संबंधित है। अब हम पर्यावरण को टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इनमें हम टॉपिक वाइज सभी विषयों को कवर करते हैं। तो हम यह पर्यावरण पढ़ रहे हैं और यह महेश वडवासर की एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है जो कि बायोम एवं जैवमंडल से संबंधित है। प्रश्नों के माध्यम से हम कंसेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? बायोम कहलाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ पे एक प्रकार की वनस्पतियां हैं, वहाँ पे एक ही प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो जो पूरा क्षेत्र होता है वह क्षेत्र वहाँ के लिए उसका एक अपना बायोम कहलाता है। जैसे मरुस्थल हो गया, वहाँ की एक अलग वनस्पतियां होती हैं, वहाँ के जीव जंतु कुछ अलग तरीके से होते हैं। तो वो पूरा क्षेत्र एक बायोम कहलाता है। जिस प्रकार एक जलीय बायोम है, जहाँ की अलग वनस्पतियां हैं, वहाँ अलग जीव जंतु रहते हैं, तो एक जलीय बायोम कहलाता है। पर्वतीय बायोम हो गया, तो जहाँ जीव जंतु और वनस्पतियां सहित सभी प्रमुख एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, वो पूरा क्षेत्र बायोम कहलाता है। आगे देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? जलीय बायोम, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 2/3 जल महासागरों के रूप में स्थित है और 1/3 स्थलीय भाग है, अर्थात 70% पानी है और 30% लैंड है। तो जलीय बायोम सबसे बड़ा बायोम है। आगे देखते हैं। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? टुंड्रा बायोम, अर्थात जहाँ पे सबसे कम जैव विविधता भी पाई जाती हो और उनका जैव भार भी सबसे कम हो, तो वो है टुंड्रा बायोम। टुंड्रा कहाँ पाया जाता है? जैसे कोई पर्वतीय क्षेत्र है तो उसकी चोटी पर मांस, लाइकेन, काई हम देखते हैं ना। अपने आसपास के क्षेत्रों में भी काई कोई ज़्यादा विविधता तो होती नहीं, उसी तरीके से वहाँ जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें भी बहुत अधिक विविधता नहीं होती है। और उसी प्रकार मान लीजिए हमारा ग्लोब है, तो जैसे ध्रुव की ओर जाने पर 60 से 65 डिग्री के आसपास मांस, लाइकेन जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम टुंड्रा बायोम कहते हैं। इनमें बहुत अधिक विविधता नहीं होती है और जब वनस्पतियां सूखती हैं तो उनका जो जैव भार होता है वो भी बहुत कम होता है। तो मांस, लाइकेन का बहुत अधिक जैव भार नहीं होता और जैव विविधता भी बहुत अधिक नहीं होती। तो कौन सा बायोम है? टुंड्रा बायोम, जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है 60 से 65 डिग्री के आसपास, और या तो पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर चोटियों के आसपास क्षेत्र पाया जाता है। टुंड्रा बायोम में अक्सर बर्फीली क्षेत्र होते हैं। आगे देखते हैं। जैवमंडल के अंतर्गत किन संघटकों को सम्मिलित किया जाता है? तो जैविक संघटक एवं अजैविक संघटक, अर्थात जैवमंडल कौन सा क्षेत्र है? जहाँ जैविक संघटक हो। जैविक का अर्थ हुआ जहाँ वनस्पतियां और जीव जंतु हों। उसी प्रकार अजैविक संघटक में वनस्पतियां जीव जंतु के साथ वहाँ पे मिट्टी हो, वायु हो, जल हो, प्रकाश हो। तो ये पूरा जो अजैविक संघटक के अंतर्गत आते हैं। मृदा हो गया, वनस्पतियां हो गई, जल हो गया और प्रकाश, जिन्हें हम ऊर्जा भी कहते हैं। ये सब मिलकर एक क्षेत्र बनाते हैं जिन्हें हम जैवमंडल कहते हैं, जिनमें जैविक घटक वनस्पतियां और जीव जंतु, अजैविक घटक मृदा, जल और वायुमंडल, ये सब क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। आगे देखते हैं। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? खाद्य जाल। ये खाद्य जाल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक तंत्र है, जैसे एक जंगल है, वहां पे छोटे छोटे एक हिरन है। एक हिरन को कई जानवर खा सकते हैं। उसी प्रकार एक टिड्डा है तो उसको कई जानवर खाएंगे। एक वनस्पति है तो उसको कई जानवर खाएंगे। तो ये जो जाल बन रहा है, वहां पे कई विविधताएं हैं। खाने के लिए कोई एक विशेष पर नहीं निर्भरता है, बल्कि उनके पास कई सारे ऑप्शन हैं। तो ये जो विविधता है, जो जाल बन रहा है, यही जाल खाद्य जाल कहलाता है, जो सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। कहीं ना कहीं एक जाल बन जाता है जो सभी जीव एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। आगे हैं। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी का गुण, अर्थात परपोषी का अर्थ हुआ जो दूसरों पे निर्भर हो। जैसे वनस्पतियां अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, इसके अलावा कोई भी, चाहे शाकाहारी चाहे मांसाहारी हो, वो सब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर ही निर्भर है। तो ये जिन्हें निर्भरता होती है अपने भोजन के लिए दूसरों पर, वही परपोषी कहलाता है।
जैसे शाकाहारी वनस्पतियों पर निर्भर हैं, उसी प्रकार मांसाहारी शाकाहारियों पर निर्भर हैं और अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर ही निर्भर हैं। तो ये परपोषी कहलाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं। बाकी अन्य प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर होते हैं, जिन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। तो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता। आगे देखते हैं। नोट है यहाँ पे, वह प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए कोई जंगल है, वहाँ पे 3 शेर हैं और वहाँ पे 50 हिरन हैं और मान लीजिए 200 वनस्पतियां हैं। तो हिरन वनस्पतियों को खाते हैं, शेर इन हिरणों को खाते हैं। और अगर इन 3 शेरों को ही हटा दिया जाए जंगल से, तो हिरन की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जब संख्या बढ़ेगी तो खाएंगे भी तो। अब क्षेत्र तो सीमित है कि इतनी वनस्पतियों में सबको खाना है, तो कहीं ना कहीं वनस्पतियां भी, जब खाने वाले की संख्या अधिक हो जाएगी तो वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी। तो वनस्पतियां संकट में पड़ी और जब खाने को नहीं मिलेगा तो हिरन भी संकट में पड़ जाएंगे। तो ये 3 शेर को जो हटाने से उनके पूरा सिस्टम अब प्रभावित हो गया। तो इसीलिए वो जो 3 शेर हैं उस समय वहाँ पे कीस्टोन प्रजाति का रोल अदा करेंगे। वैसे तो संख्या में कम है, लेकिन इनका महत्व बहुत अधिक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित हैं? उष्णकटिबंधीय वन। ये फैक्ट है कि जैसे एबोनी और महोगनी, ये हमारा ग्लोब है, तो ये विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है, यहाँ पे एबोनी और महोगनी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहलाते हैं। यहाँ पे है साल, सागौन, शीशम किस बायोम वृक्ष के हैं? तो मानसूनी। याद रखिएगा, जैसे अपना ये भारत है, तो ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में साल, सागौन और महोगनी टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं। और पश्चिमी घाट में साल, सागौन और भारत के अन्य क्षेत्रों में भी शीशम, ये सब के वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि मानसूनी वन होते हैं। आगे देखते हैं। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? शंकुधारी वन। अर्थात जो शंकुधारी वन होते हैं, हम देखते हैं कि टुंड्रा बायोम ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये मान लीजिए हमारे एक ग्लोब है, तो विषुवत रेखीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाद एक टुंड्रा बायोम होता है, जहाँ मांस लाइकेन से अधिक विविधता पाई जाती है, लेकिन वहाँ कम होती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं, ऐसे नुकीली नुकीली वनस्पतियाँ होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, तो जिन्हें हम शंकुधारी वन कहते हैं। यहाँ अम्लीयता बहुत अधिक होती है और यहाँ पे खनिज की मात्रा उतनी अधिक नहीं पाई जाती है। तो वह कौन सा क्षेत्र होता है? शंकुधारी वन। ये 45 से 55 डिग्री के ऊपर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिक उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ता है? अर्थात जब हम विषुवत रेखा, ये हमारा विषुवत रेखा है 0 डिग्री, इससे हम ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र में जाते हैं, तो वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये हमारा ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, तो जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो 0 से 5 डिग्री के आसपास उतनी जैव विविधता नहीं पाई जाती है जितनी 5 डिग्री से 30 और 23.5 डिग्री के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो 0 डिग्री से जब हम थोड़ा गए तो यहाँ तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन पहले बढ़ा, फिर इसके बाद जैसे ध्रुवों की ओर गए वो कम होता गया जैव विविधता। तो ये जो ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी आती है। तो कभी सीधा अगर ये प्रश्न आए तो ध्रुवों से विषुवत रेखा पर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है वनस्पतियों पर? तो कम होती है जैव विविधता। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे है पहले बढ़ता है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि 0 डिग्री के आसपास उतना नहीं बढ़ता है जितना 0 डिग्री और 5 डिग्री के बाद बढ़ता है, लेकिन वह 30-35 डिग्री के आसपास ही रहता है। आगे देखते हैं। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? अभी सबसे तापांतर कम क्या होता है? तो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वनों में। अयनवर्ती का क्या अर्थ हुआ? जैसे मान लीजिए हमारा ग्लोब है, तो यहाँ 0 डिग्री है और ये मकर रेखा है साउथ में और नॉर्थ में कर्क रेखा है। तो ये
जो इसे हम अयन वृत्त कहते हैं, कर्क अयन वृत्त और मकर अयन वृत्त। तो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश लगभग पूरे वर्ष लगभग समान ही पड़ता है, जितनी पूरे वर्ष समान ही रहता है। उसी प्रकार रात लगभग पूरे वर्ष उसी तरीके से होती है, उसी प्रकार दिन भी होते हैं। तो वहाँ तापांतर भी कम पाया जाता है। तापांतर का अर्थ यह हुआ कि पूरे वर्ष में किसी समय ताप बहुत अधिक हो जाए और किसी समय ताप बहुत कम हो जाए। तो ये जो अंतर होता है, ये अगर अधिक है तो तापांतर अधिक है। अगर ये नहीं कि रात भी लगभग पूरे वर्ष उतनी ही है, दिन में भी ताप उतना ही है और पूरे वर्ष उतना है, तो जो अंतर होता है वो बहुत अधिक नहीं होता है, तो उसे हम कम तापांतर कहते हैं। यह अयन वृत्तीय क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे कर्क अयनान और मकर अयनान। और यहाँ सदाबहारी वर्षा वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे है किस वायु में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? विषुवतीय वर्षा वन वायु में। अर्थात प्राथमिक उत्पादकता क्या अर्थ हुआ? जहाँ पे वनस्पतियां पेड़ पौधे बहुत अधिक हों उन्हें हम प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। क्योंकि सबसे अधिक वर्षा विषुवतीय क्षेत्रों में होती है, तो वहाँ पे वर्षा अधिक होगी तो वनस्पतियां बहुत अधिक होंगी, इसीलिए प्राथमिक उत्पादक वनस्पतियां पेड़ पौधे ही होते हैं। तो सर्वाधिक वनस्पतियां उत्पादकता विषुवतीय वर्षा वन वायु में होते हैं, जिसे हम विषुवतीय वन वायु कहते हैं। आगे है विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? मानसूनी वायु। विक्षुब्ध का अर्थ हुआ बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं होता है, जैसे लगभग साल भर वही स्थिति बनी रहती है जो मानसूनी वायुम होते हैं। तो जो मानसूनी वायुम है वहाँ परिस्थितियाँ लगभग बराबर होती हैं, ये नहीं कि कोई बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ गई या बहुत कड़ाके की गर्मी, नहीं, मॉडरेट सिचुएशन रहती है। तो वह विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र वहाँ होते हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, लगभग साल भर वही स्थिति बनी रहती है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके। तो वो कौन सा वायुम होता है? मानसूनी वायुम। जैसे भारत में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है कि बहुत ठंडी पड़ गई या बहुत गर्मी पड़ गई, मॉडरेट सिचुएशन हमेशा बनी रहती है। आगे देखते हैं, यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। यूकेलिप्टस हम देखते हैं ना गाँव में, लिपस्टिक का पेड़ जिसे कहते हैं। तो ये जड़ें तो पानी सोखती ही सोखती हैं, वो तो हर वृक्ष की सोखती हैं, लेकिन इसकी जो पत्तियां होती हैं वो वायुमंडल से मॉइस्चराइजर भी ले लेती हैं। जो जलवाष्प होता है वायुमंडल से वो ग्रहण करती हैं, तो इसीलिए इसे परिस्थिति का शत्रु भी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में इसे शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुतायत में पाया जाता था और वहाँ की बहुत सारी भूमियाँ मरुभूमि के रूप में तब्दील हो गई। आगे देखते हैं, सागर जल के नितल अर्थात तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? बेंथस। जैसे हमारा ये महासागर है, तो इसके जो तली में जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें हम बेंथस कहते हैं, और जो ऊपर पाए जाते हैं उन्हें हम प्लैंकटन कहते हैं, जो बीच में आता है उन्हें नेक्टन कहते हैं, और नीचे बेंथस कहा जाता है, जो कि तलहटी में पाए जाते हैं सागरीय। आगे है, रेंडियर किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम। अभी अभी हमने देखा कि टुंड्रा बायोम में मॉस लाइकेन जैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो वहाँ पे रेंडियर नामक प्रजाति पाया जाता है। तो ये टुंड्रा बायोम हमने देखा ध्रुवीय क्षेत्रों के 60-65 डिग्री के आसपास। 60-65 डिग्री का अर्थ यही हुआ कि जैसे 0 डिग्री विषुवत रेखा, फिर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, उसके ऊपर 66.5 डिग्री, फिर इसे ऐसे तरीके से नॉर्थ और साउथ हो गया। तो लगभग 60-65 के आसपास क्षेत्रों में उच्च स्थानों पर टुंड्रा बायोम पाया जाता है और वहाँ रेंडियर नामक प्रजाति पाई जाती है। आगे यहाँ पे है नोट है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वायुम को पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से भी जानते हैं। ये पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहते हैं? फेफड़ा क्या करता है? हमारे शरीर में सांस लेता है, हम उसी के द्वारा सांस लेते हैं। तो उसी प्रकार जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं अर्थात 0 डिग्री के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे इतनी अधिक वनस्पतियाँ और पेड़ पौधे पाए जाते हैं कि पूरी पृथ्वी को स्वच्छ करने में भूमिका निभाता है, इसलिए उसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। आगे है, यहाँ पे है, भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट प्रकाशित किया जा रहा है? तो वर्ष 1987 से। हम देखते हैं ना प्रत्येक 2 वर्ष पर वन स्थिति रिपोर्ट आती है, तो वह शुरू कब से हुआ? 1987 से।
यहाँ पे नोट है कि देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, अर्थात ये जो प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण होता है वो कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, जो कि देहरादून में इसका मुख्यालय है। यह प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत की वन स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो याद रखिएगा, कहाँ पे है? देहरादून पे है वन स्थिति रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था, देहरादून। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। आगे है, लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास बायोम। हमने देखा था ना, जैसे ब्राजील का हमने मैप बनाया था, तो हमने देखा था ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं उनके बीज। तो यह जो घास के मैदान होते हैं जिन्हें हम लानोस और कैंपोस भी कहते हैं, मुख्यतः इन्हें हम अर्जेंटीना और ब्राजील के क्षेत्रों में कहा जाता है, घास के मैदानों को, जो कि उष्णकटिबंधीय घास बायोम होते हैं। आगे है, कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? अम्ब्रेला प्रजातियां। अम्ब्रेला प्रजातियों का अर्थ यह हुआ कि मुख्य रूप से प्रजाति है, जैसे बाहर से आई और किसी क्षेत्र पे इस तरीके से हावी हो गई कि वहाँ की अन्य वनस्पतियां समाप्ति की कगार पे हो गई, तो उन्हें हम अम्ब्रेला प्रजाति कहते हैं। जैसे कोई बाहरी घास आती है, जैसे हम गांव में देखते हैं गाजर घास, ये अमेरिका से आया था गेहूं के साथ, और इस तरीके से फैल गया कि जहाँ ये हो जाता है वहाँ अन्य वनस्पतियां नहीं उग पाती हैं। हम देखते हैं ना, जहाँ गाजर घास छोटे छोटे होते हैं, तो उन्हें हम गाजर घास, वो हमारे यहाँ की मूल प्रजाति नहीं है, वो बाहर से अमेरिका से आया था जब हमने गेहूं आयात किया था आज़ादी के बाद, तो तभी से हमारे यहाँ आया और वो अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में हो गया। जहाँ वो हो जाती हैं फिर अन्य प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती हैं। आगे है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित कौन सा क्षेत्र है? अर्थात प्राकृतिक वनस्पतियां किन क्षेत्रों में अधिक विकसित होती हैं? तो जो पतझड़ वन होते हैं, अर्थात जहाँ पे पतझड़ वन पाए जाते हैं वहाँ पे वनस्पतियां अधिक विकसित होती हैं। ये फैक्ट है, याद रखिए। आगे है, अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती हैं? अयनवर्ती सदाबहार वर्षा वन बायोम में। अनुकूलतम अर्थात बहुत अधिक सिचुएशन क्रिटिक नहीं होती है, कि जैसे बहुत अधिक ठंडी हो गई, बहुत अधिक गर्मी, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्रों में है। जैसे हम देखते हैं ना, विषुवत रेखा पर बहुत अधिक गर्मी होती है, लेकिन जो कर्क क्षेत्र है और मकर क्षेत्र, वहाँ पे ना बहुत अधिक ठंडी होती है और ना बहुत अधिक गर्मी होती है, अर्थात ना सर्दी बहुत अधिक न गर्मी बहुत अधिक। यह अयनवर्ती सदाबहारी वन होते हैं, जो कि वहाँ पे अनुकूलतम बायोम होता है। आगे है, हाथी घास, जिसे हम एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं, किस बायोम की एक प्रमुख प्रजाति है? तो सवाना बायोम। सवाना बायोम कहाँ पाया जाता है? जो हमारा ये अफ्रीका है, अफ्रीका के क्षेत्रों में यहाँ पे जो घास लैंड है उसे हम सवाना ग्रास लैंड कहते हैं, और यहाँ पे हाथी घास पाई जाती है। तो ये कहाँ पे है सवाना बायोम? अफ्रीका में। आगे है, किसी भी बायोम में प्राणियों की जीवन, उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? तो संरचना, सकल बायोमास तथा प्रजातियों के संगठन पर, कि उनकी संरचना कैसी है, पूरा बायोम कैसा है, और वहाँ पे प्रजातियों की संगठन कैसी है, तो उनकी क्रियाशीलता निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए, जब वहाँ पे खाने की वनस्पतियाँ भी अधिक हो, मांसाहारियों के लिए जीव जंतु भी उपलब्ध हो, तो ये जो पूरा चलता है सिस्टम, वहाँ की संरचना कैसी है, तो ये संरचना और उसके पूरे बायोम पर निर्भर करता है और प्रजातियों के संगठन पर। आगे देखते हैं, यहाँ पे है, विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? शीतोष्ण घास बायोम को, अर्थात जहाँ पे 30-35 डिग्री की से ऊपर, अर्थात 45 डिग्री के आसपास जो मॉडरेट क्षेत्र होता है, जैसे भूमध्य क्षेत्र, यहाँ पे खट्टे रसीले फलों के साथ साथ यहाँ पे अन्न भंडार बहुत अधिक होता है। जैसे गेहूं बहुत सारे क्षेत्रों में, थोड़ा सर्द वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, तो उन्हें हम अन्न भंडार भी कहते हैं ऐसे क्षेत्र को। तो है शीतोष्ण घास बायोम होते हैं, जो उष्णकटिबंध से ऊपर और शीत से नीचे होते हैं, 35 से 45 के आसपास।
आगे है कीस्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि पारिस्थितिकी की अन्य प्रजातियां कीस्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। कीस्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। हमने अभी देखा ना कि मान लीजिए एक जंगल है, वहाँ पे कुछ शेर हैं, गिनने को तो बहुत कम ही हैं, लेकिन अगर उसमें हिरन है और वहाँ पे जंगल है, अगर उन जंगलों में उस शेर को हटा दिया जाए तो जो हिरन है वो उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी और अंततः वो वनस्पतियों को खाएंगे, और वनस्पतियां तो सीमित है ना, तो वनस्पतियां समाप्त होंगी। तो जब वनस्पतियां नहीं रह जाएंगी तो खाने के लिए हिरन को वनस्पतियां कम होंगी, तो हिरन स्वतः समाप्त हो जाएंगी, जिससे ये पूरा एक बायोम ही डैमेज हो जाएगा। तो अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं यही 3 प्रजातियों के हटने से, इसीलिए इन 3 प्रजातियों को कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है। आगे देखते हैं, पौधों की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर। तो याद रखिएगा कि पर्यावरण में जो भौतिक कारक हैं, जैसे हमने देखा मृदा, जल, वायु, प्रकाश, और जैविक घटकों के अंतर, उनके बीच जो संबंध होता है, जैसे जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, किस प्रकार से मिट्टी का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, और जो प्रकाश है उसका प्रयोग करते हैं, वायु का किस तरीके से प्रयोग करते हैं, इनके बीच जो संबंध बनता है प्रयोग करने में, वो जैविक उनकी संरचना वृद्धि पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है पर्णपाती वन किस प्रकार के वायु में पाए जाते हैं? हम देखते हैं ना पतझड़ वन, मानसूनी, हमारे यहाँ भारतीय क्षेत्र में अक्सर पतझड़ वन पाए जाते हैं, तो वो मानसूनी वायु के अंतर्गत आते हैं। हमारे यहाँ मानसून आता है ना जून के महीने में, तो इसीलिए हमारे यहाँ मानसूनी जलवायु है। तो जब जलवायु मानसूनी है तो वन क्षेत्र भी पर्णपाती पाए जाएंगे। तो आगे देखते हैं, 2 भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? क्या है? इकोलाइन, अर्थात मान लीजिए जलीय क्षेत्र है और ये स्थलीय क्षेत्र है, ये स्थल मंडल है और ये जल मंडल है, ये महासागर है और ये लैंड है। तो इनके बीच जो एक ट्रांजिशन जोन होता है, जहाँ पे कुछ जलीय भाग होते हैं और स्थल के भाग मिले होते हैं, तो वो जो संक्रमण क्षेत्र होता है वो इकोलाइन कहलाता है। आगे है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की संकल्पना किसने दी? तो चार्ल्स एल्टन ने। ये क्या होता है? जैसे हम पिरामिड की बात करते हैं कि यहाँ पे संख्या पिरामिड हो गया, ऊर्जा पिरामिड हो गया, बायोमास पिरामिड हो गया। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे 100 जीव जंतु हैं जो इन पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, और ये जो जीव जंतु को 2 जीव जंतु खा लेते हैं, तो ये सीधा पिरामिड बन जाता है। ये किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने। संख्या पिरामिड सिद्धांत, जिसे हम स्तूप कहते हैं, वो चार्ल्स एल्टन ने दिया था। और ये पिरामिड कितने प्रकार का रहता है? संख्या पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड और बायोमास पिरामिड, 3 प्रकार के पिरामिडों की चर्चा है। और किसने की थी? चार्ल्स एल्टन ने। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल कहते हैं? पश्चिमी घाट को। अब ये क्या होता है? हमने शॉर्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि हॉट स्पॉट भारत में कितने हैं? 4 हैं। तो भारत में जो पश्चिमी घाट है उसे हम हॉट स्पॉट को बहुत संवेदनशील है, अर्थात वहाँ वनस्पतियाँ बहुत अधिक पाई जाती हैं, जीव जंतु भी बहुत अधिक विविधता है। उसी प्रकार वो खतरे में भी इस समय बहुत अधिक हो गए हैं, तो उस खतरे के लिए उसे पारिस्थितिक हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो वो है पश्चिमी घाट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा लेक्चर था जो कि बायोम और जैवमंडल से संबंधित था। प्रश्नों के माध्यम से जितना हो सका हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर करा, और अगर कुछ भी बचा होगा तो हम आगे के लेक्चर में कवर कर लेंगे। वैसे बायोम और जैवमंडल से बाहर इसमें से कोई प्रश्न बाहर नहीं आएंगे। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच।